Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Today start a new chapter number 7 that is equilibrium. और इससे पहले की जो क्लास है उसमें हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस कर चुके हैं बेटा। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड, और उसके बाद में जर्नल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। कुछ जो फिजिकल प्रोसेस है उनके अंदर जो इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है। चलिए वन बाई वन आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1, ऐसा कह सकते हैं सॉलिड इन लिक्विड। आपको कोई भी लिक्विड लेना है, उसके अंदर सॉलिड को डिसॉल्व करना है। तो जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी लिक्विड लेते हैं तो दो चीज़ें नेसेसरी हैं। जो आपने लिक्विड लिया है इट मीन्स इट इज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। और अब आप कोई भी सॉलिड ले रहे हैं दैट इज सॉल्यूट। जब इस सॉलिड को आप इसके अंदर डिसॉल्व करेंगे तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ ये होगी कि ये जो आपका लिक्विड इट मीन्स जो सॉल्वेंट आपने लिया है, इस सॉल्वेंट की अमाउंट जो है वो फिक्स होनी चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो पूरा का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो भी आपका कांस्टेंट होना चाहिए। तो टेम्परेचर आप कांस्टेंट रखेंगे और उसके बाद में आप क्या करेंगे, ये जो आपका सॉल्वेंट है इसकी अमाउंट को फिक्स कर देंगे। अमाउंट को फिक्स करने के बाद ये जो सॉलिड है आपका सॉल्यूट, उसको इसमें डिसॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर। अब आपका ये सॉल्ट भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कैन डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ वाटर। वाटर की जो आपका लिक्विड या सॉल्वेंट है वो आपका कौन सा है, वाटर है। तो वाटर की आपने एक लिमिटेड अमाउंट ली है, 100 ml 10 ml जो भी, उसके अंदर आप सॉल्ट को या शुगर को डिसॉल्व करें तो एक लिमिटेड अमाउंट जो है वही डिसॉल्व होती है एट फिक्स टेम्परेचर, एट अ फिक्स या कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को फिक्स कर दें और आपने 100 ml अगर पानी आपने लिया हो तो उसके अंदर अगर आप सॉल्ट या शुगर को डिसॉल्व करें तो एक फिक्स अमाउंट ही जो है वो डिसॉल्व होती है, उसके बाद में वो डिसॉल्व होना बंद कर देता है। जहां वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसके अंदर और ज्यादा जो सॉल्यूट है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है ना। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर उससे ज्यादा और सॉलिड डिसॉल्व नहीं हो सकता है। अगर आप टेम्परेचर को राइज कर देंगे तो फिर वो और भी डिसॉल्व हो सकता है, या फिर आप इसका सॉल्वेंट जो है उसका अमाउंट अगर इंक्रीज कर देंगे तो भी डिसॉल्व हो सकता है। The concentration of solute in a saturated solution depend upon the temperature। किस पर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पर। क्योंकि टेम्परेचर अगर आप बढ़ा दोगे, मान लीजिए आपने पानी लिया है, गर्म पानी अगर आप लोगे मीन्स टेम्परेचर राइज कर दिया तो ज़्यादा जो सॉल्ट या ज़्यादा जो शुगर है वो उसमें डिजॉल्व हो सकता है। इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब ये सैचुरेटेड हो गया उसके बाद से ये डिजॉल्व होना बंद हो जाएगा। बट एक्चुअल में जब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाता है, डिजॉल्व होना बंद हो जाता है, तो बेटा वहां पर क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और वो कैसा होता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। किस किसके बिटवीन अटेन हो जाता है, एग्जिस्ट बिटवीन सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन। कंटेनर आपने लिया, वाटर आपने लिया है फिक्स अमाउंट, टेम्परेचर कांस्टेंट किया हुआ है। अब जैसे ही मान लीजिए आप इसके अंदर शुगर डालेंगे, ये डिजोल्व हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। सैचुरेटेड होने के बाद फिर अगर आप और इसके अंदर शुगर डालेंगे तो अब वो जो शुगर है वो डिजोल्व नहीं होगा, वो जो शुगर है यहाँ सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सैचुरेटेड हो गया, इससे ज्यादा डिजोल्व नहीं हो सकता, तो ये सॉलिड स्टेट में रहेगा। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब क्या होता है कि जो शुगर जो आपने और ऐड किया है वो जिस स्पीड से इसमें डिजोल्व होता है और डिजोल्व होकर के वो लिक्विड स्टेट में चला जाता है, उसी स्पीड से जो ऑलरेडी डिजोल्व शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है।
तो जो शुगर जो कि किसके फॉर्म में पड़ा हुआ है, सॉल्यूशन, इट मीन्स लिक्विड के फॉर्म में यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये जो शुगर आपने डाला है सॉलिड के फॉर्म में, सैचुरेटेड होने के बाद एक्स्ट्रा जो आपने शुगर डाला है, इनके बिटवीन क्या अटेंड हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाता है। तो जिस हिसाब से इसका डिसोल्यूशन होता है उसी हिसाब से इसका क्या हो जाता है, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर के इक्वल हो जाता है। दैट मीन्स जितनी स्पीड से शुगर डिजोल्व होगा उतनी स्पीड से डिजोल्व जो शुगर है वो सॉलिड शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स क्या अटेंड हो गया है, इक्विलिब्रियम। और कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हुआ है, हम कैसे मान लें कि जिस स्पीड से शुगर डिजोल्व हो रहा है उसी स्पीड से जो नया जो शुगर जो है, जो डिजोल्व शुगर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा हम इसको प्रैक्टिकली कैलकुलेट कर सकते हैं या प्रैक्टिकली हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, इक्विलिटी ऑफ टू रेट्स and dynamic nature of equilibrium has been confirmed with the help of radioactive sugar। आप क्या कीजिएगा, रेडियोएक्टिव शुगर लीजिए। शुगर क्या होता है, शुगर का मतलब सीधा सा सुक्रोज होता है। सुक्रोज, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। नॉर्मली क्या होता है, कार्बन जो यहाँ पर है वो C612 होता है। ऑक्सीजन कौन सा होता है, ऑक्सीजन जो है वो 816 होता है। हाइड्रोजन 11 वाला। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो शुगर हमने ली है ना, उस शुगर में ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम क्या करते हैं, 612 की बजाय कार्बन जो है, इस कार्बन को 614 वाला कार्बन यहाँ पर डाल देता है। और आपको पता है 614 जो कार्बन होता है ये कैसा होता है बेटा, ये रेडियो एक्टिव कार्बन होता है। ये वाला कार्बन यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये जो शुगर है, ये शुगर आपकी कैसी हो गई है, रेडियो एक्टिव शुगर हो गई है। अब देखिए करना क्या है, आपने कंटेनर लेना है, पानी इसके अंदर आप डालोगे, वाटर का अमाउंट आपने फिक्स कर दिया, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, थोड़ा सा शुगर लोगे, नॉर्मल शुगर लेकर के इसमें डिजोल्व करोगे, हो जाएगा। और डिजोल्व करो, और डिजोल्व कीजिए, और डिजोल्व कीजिए। शुगर डिजोल्व हो गया। अब डिजोल्व होना बंद हो गया, इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपका बन गया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने के बाद अब इसमें आप शुगर नहीं डालेंगे, अब आप इसके अंदर जो रेडियो एक्टिव शुगर है उस रेडियो एक्टिव शुगर को डाल देंगे। जैसे रेडियो एक्टिव शुगर डालेंगे तो ये शुगर तो किसके फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी, सैचुरेटेड के बाद डाली आपने तो ये सॉलिड स्टेट में ही प्रेजेंट रहेगी। अब मुझे बताइए, रेडियो एक्टिव शुगर जो है क्या वो सॉल्यूशन में भी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डिजोल्व नहीं होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद अगर हम इस रेडियो एक्टिव शुगर को चेक करें तो जो रेडियो एक्टिव शुगर है ना वो सॉलिड स्टेट में तो प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि आपने इसको इसमें ऐड किया है। लेकिन बेटा वही रेडियो एक्टिव जो शुगर है वो सॉल्यूशन में भी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब वो तो डिजोल्व होना बंद हो गया था, लेकिन फिर वो सॉल्यूशन में कैसे आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो सॉलिड शुगर है आपकी, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो आपकी लिक्विड या सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रही है। और लिक्विड उसी रेट से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फिर से सॉलिड शुगर में कन्वर्ट हो रहा है। दैट्स राइट। इसका मतलब इन दोनों के बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो सॉल्यूशन और सॉलिड शुगर दोनों में क्या होता है, रेडियो एक्टिव जो है एलिमेंट प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जो इक्विलिब्रियम यहाँ पर अटेन हुआ है सॉलिड और सॉल्यूशन के बीच में या लिक्विड के बीच में, ये कैसा होता है, डायनामिक होता है। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। Initially there were no radioactive sugar molecules in the solution, शुरू में कोई solution नहीं था, but due to dynamic nature of equilibrium there is exchange between radioactive and non-radioactive sugar के बीच में वो equilibrium attain हो जाता है molecules between two phases। The ratio of radioactive to non-radioactive molecule in the solution increases till it attain a constant value। और अब क्या होता रहेगा, वो होता ये रहेगा कि जो सॉलिड है उसमें रेडियोएक्टिव शुगर आपकी ज़्यादा है, सॉल्यूशन में कम है। तो ये कब तक चलता रहेगा, पूरा का पूरा चलता रहेगा और एक कांस्टेंट वैल्यू जब तक नहीं आ जाएगी तब तक ये आपस में कन्वर्ट होते। इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जब भी हम किसी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो उनके बीच में क्या अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और वो इक्विलिब्रियम भी कैसा होता है, डायनामिक होता है। नेक्स्ट सेकंड जो है वो है कि जरूरी नहीं है सॉलिड को लिक्विड में डालें तो इक्विलिब्रियम हो। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डालते हैं ना तो भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। जनरली आपने ऐसा देखा होगा कि जब भी हम किसी कोल्ड ड्रिंक को या सोडा वाटर की बोतल का जो कैप है उस कैप को यहाँ से रिलीज करते हैं,
ठीक है ना। व्हेन अ सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, सम ऑफ डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस या सम ऑफ बबल्स या गैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन इट्स फिश आउट रैपिडली। ठीक है ना। जैसे हम सोडा वाटर की बोतल को खोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं, तो क्या होता है बेटा, फटाफट से इसमें से जो डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो निकल के कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। दिस फिनोमिनो अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर। ये जो आपका सॉल्यूशन होता है सोडा वाटर का, मीन्स जो वाटर आपके पास में है, इस वाटर के अंदर जो CO2 गैस होती है, इस CO2 गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो अलग अलग प्रेशर पर अलग अलग होती है। ठीक है। तो क्या होता है, जब भी कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर बनाया जाता है तो वाटर लेकर उसमें CO2 गैस को डिजोल्व करते हैं और हाई प्रेशर हाई लगाते हैं। ठीक है। पहले थोड़े से प्रेशर पर डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व हो जाएगी, थोड़ा और हाई प्रेशर लगाएंगे और डिजोल्व हो जाएगी, हाई प्रेशर हाई डिजोल्व हो जाएगी। तो प्रेशर पर डिपेंड करती है और फिर इसको हम बंद कर देते हैं, कैप को बंद कर देते हैं। कैप को बंद करने से क्या होता है, जो CO2 गैस है जो यहाँ पर डिजोल्व है और यहाँ अनडिजोल्व है, इनके बिटवीन क्या अटेन हो जाता है, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। अब जैसे ही हम यहाँ से कैप को हटाते हैं तो यहाँ जो गैस है निकल के कहाँ जाती है, बाहर। तो ऑब्वियसली प्रेशर कम हो जाएगा, प्रेशर कम होने से CO2 की सॉल्युबिलिटी कम होती है और निकल के कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। There is equilibrium between the molecules in the gaseous state and the molecules dissolve in the liquid under pressure। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है किस किस के बिटवीन, जो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ पर हैं, डिजोल्व हैं, और जो गैस के मॉलिक्यूल कहाँ पर हैं, अनडिजोल्व या गैसियस स्टेट में हैं, इनके बिटवीन इक्विलिब्रियम अटेन होता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, प्रेशर को कम करते हैं, सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और निकल करके वो जो गैस है वो कहाँ पे आ जाती है, बाहर आ जाती है। बस राइट। चलिए, तो गैस को जब हम डिजोल्व करते हैं तो उसमें भी इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। और अब देखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, दिस इक्विलिब्रियम, ये जो इक्विलिब्रियम है कौन से वाला, सॉलिड को गैस को लिक्विड में डिजोल्व करने वाला, ये जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम एक्सप्लेन करते हैं, किससे एक्सप्लेन करते हैं, दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न्ड बाय हेनरीज लॉ। और हेनरी लॉ हमें कहाँ पर पढ़ना है, 12th क्लास के अंदर जो सेकंड चैप्टर होगा दैट इज सॉल्यूशन, उसके अंदर हमें पढ़ना है हेनरीज लॉ। तो इक्विलिब्रियम जो है, ये जो इक्विलिब्रियम है किस किस के बिटवीन बेटा, आपका लिक्विड और जो गैस है उस गैस के बिटवीन जो इक्विलिब्रियम है, इस इक्विलिब्रियम को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हेनरी लॉ के अंदर पढ़ते हैं। हेनरी लॉ क्या कहता है, which states that the mass of a gas dissolved in a given mass of a solvent at any temperature is proportional to the pressure of gas above the solvent। ठीक है ना। ये गैस आपने यहाँ से प्रेशर एक्सर्ट किया है, गैस यहाँ पर डिजोल्व हो जाएगी, तो जो गैस यहाँ पर डिजोल्व हुई है उस गैस का जो मास होता है, ये मास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो आपने प्रेशर एक्सर्ट किया है उस प्रेशर के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए और जो आपका सॉल्वेंट जो आपने लिया हुआ है, लिक्विड लिया हुआ है, इसका मास भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जो डिजोल्व गैस का मास होता है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा डिजोल्व हो जाएगी। अब आपको ये भी पता है कि अगर आप यहाँ से टेम्परेचर को राइज करोगे तो जो गैस के मॉलिक्यूल है उनकी क्या बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो मूव करेंगे, निकल के गैस बाहर चली जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दिस अमाउंट डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। The soda water bottle is sealed under pressure of gas when its solubility in water is high। That's right। तो जो सोडा वाटर बनाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल बनाते हैं, वहां पर क्या करते हैं, हाई प्रेशर लगाते हैं और फिर उसको सील करते हैं ताकि यहाँ प्रेशर हाई रहे तो जो CO2 गैस है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहे। That's right। अब जैसे ही हम कैप को रिमूव करते हैं गैस निकल के बाहर आ जाती है, जिससे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। प्रेशर कम होने से क्या होता है, गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है और जो डिजोल्व गैस है वो निकल के कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है ना। अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोल के रख दें 2 घंटे के लिए या कुछ टाइम के लिए और उसके बाद फिर उसको अगर आप टेस्ट करें तो फिर आपको उसमें टेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने खोल के रख दिया है ना, तो प्रेशर कम हो गया।
जिससे गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई और सारी की सारी गैस निकल के कहाँ जाती है, बाहर आ जाती है। As soon as the bottle is opened, some of the dissolved CO2 gas escape to reach a new equilibrium condition required for the lower pressure। ठीक है, थोड़ा सा लूज करेंगे तो गैस निकल के बाहर आएगी, थोड़ा प्रेशर कम हो गया है तो अब एक नया इक्विलिब्रियम अटेन होगा, उसके लिए गैस निकल के बाहर आ जाएगी, थोड़ा और लूज करेंगे फिर अटेन हो जाएगी। दिस इज हाउ द सोडा वाटर इन बोतल when left open to the air for some time turns flat। A flat soda has no bubbles, that's right, क्योंकि उस समय मिनिमम जो सॉल्युबिलिटी होती है उतनी CO2 या गैस जो है उसके अंदर डिजॉल्व होती है, उसको क्या कहेंगे, फ्लैट कहेंगे। गैसों की सॉल्युबिलिटी हो गई है। अब कुछ समरी देखिएगा, जितना भी हमने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा है सबका समरी ऑफ इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। कौन कौन से फिजिकल प्रोसेस हमने पढ़े थे आपको याद होना चाहिए। पहला हमने पढ़ा था कौन सा, कि जो इक्विलिब्रियम है वो सॉलिड और लिक्विड में अटेन होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम है वो इक्विलिब्रियम किस में अटेन होता है, लिक्विड और साथ में वेपर में अटेन होता है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, वो किस में अटेंड होता है, गैस और लिक्विड में भी अटेंड होता है और ऑब्वियसली सॉलिड और लिक्विड में भी अटेंड होता है। पहले की बात करें, सॉलिड एंड लिक्विड की बात करें, तो सॉलिड और लिक्विड जब हमने कहा था तो वहां एक कांस्टेंट टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर पर प्रेशर आपका नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही था, उस पर सॉलिड लिक्विड जब इक्विलिब्रियम में होते हैं तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर क्या कहलाता था, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता था। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम देयर इज ओनली वन टेम्परेचर, जिसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एट प्रेशर कितना था, इतने प्रेशर पर, एट विच टू फेज कैन कंसिस्ट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा था हमारा लिक्विड और वेपर। लिक्विड वेपर के अंदर क्या होता था, ऐसा टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक रहेगा जिस पर लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं बेटा। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, तो इक्विलिब्रियम में होने पर क्या होता था, वेपर जो है वो प्रेशर क्रिएट करती थी, उसको हम क्या कहते थे, वेपर प्रेशर कहते थे। और वेपर प्रेशर जो होता था उसी से हम बॉइलिंग पॉइंट को भी डिफाइन करते थे। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड, अभी जो हमने पढ़ा सॉलिड है उसको लिक्विड में डिसोल्व करना है तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पढ़ा है। ठीक है, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने पढ़ा है जो कि एक फिक्स टेम्परेचर पर बनता है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ गैस, गैस को जब हम डिसोल्व करते हैं जो कि गैस स्टेट में है और एक्वस में चली जाएगी, ठीक है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल होती है, कॉन्सेंट्रिक इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के प्रोपोर्शनल होती है, जिसको कि हम हेनरी लॉ से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर भी टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, आपका कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर को चेंज करोगे तो फिर जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट, अब ये जो हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हुआ फिजिकल प्रोसेस में, उसके क्या क्या जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहला, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन अ क्लोज सिस्टम एट अ गिवन टेम्परेचर। अब देखिए कितने भी इक्विलिब्रियम हमने अटेंड कराए हैं, ठीक है ना, उन सब के अंदर सिस्टम कैसा होना चाहिए था, क्लोज्ड होना चाहिए था, और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए था, कांस्टेंट होना चाहिए था, तो ही फिजिकल प्रोसेस में जो था इक्विलिब्रियम अटेन होता है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उस पर दोनों के दोनों जो अपोजिंग प्रोसेस है एट द सेम रेट, दोनों के दोनों एक ही रेट से होते हैं। इट मींस ये कैसा होता है, डायनेमिक होता है, बट कंडीशन कैसी होती है, स्टेबल। ऑल मेजरेबल, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, मास, वॉल्यूम, प्रेशर, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद कांस्टेंट हो जाती है। क्यों कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद यहाँ अमाउंट के अंदर, साइज के अंदर कोई चेंज नहीं आता है। When equilibrium is attained for a physical process, it is characterized by constant value of one of its parameter at a given temperature. That's right.
Next, magnitude of such quantity at any stage indicate the extent to which the physical process has proceeded before reaching equilibrium. कुछ जो क्वांटिटीज होती हैं, जैसा हम आगे पढ़ेंगे, उनकी जो वैल्यू है, उन वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर कुछ क्वांटिटी की वैल्यू को अगर हम मेजर कर लें तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन होगी ताकि इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, ए बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। अब हमने किसी भी स्टेट पर ए बी का अमाउंट अगर हमने नोट कर लिया, ए इतना है, बी इतना है, तो फिर हम ये बता सकते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम अटेन होने में कितना टाइम लगेगा। दैट मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से हो या बैकवर्ड रिएक्शन तेजी से हो तो इक्विलिब्रियम अटेन होगा। ऐसा कैलकुलेशन हम आगे करने वाले हैं, उसको प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होने वाला है। ये हमने पढ़ा है कुछ फिजिकल प्रोसेस में होने वाले इक्विलिब्रियम। तो आज जो हमने पढ़ा वो हमने डिस्कस किया है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैस इन लिक्विड। तो सॉलिड को डिसोल्व करना है इक्विलिब्रियम तब देखना है, और गैस को डिसोल्व करना है फिर हमें इक्विलिब्रियम देखना है। दैट्स राइट। और उसके बाद फिर हमने इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं। थैंक यू।